यूफो को अभी देखा था, कैसे उस पर अलग अलग पुर्लिन लगे थे, एक के ऊपर एक अटैच्ड थे। मतलब वो स्टील के भी बना सकते हैं, हम वुडन के भी बना सकते हैं। तो आज भी जो मैकेनिज़्म है अगर वो सही तरीके से फॉलो करते हैं तो स्ट्रक्चर वैसे के वैसे आज भी हमने देखे 50-60 साल पुराने, वो नहीं गिरते। वो खंडर है, उनके अंदर कोई भी नहीं रहता तो भी वो नहीं गिरते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। पढ़ते हैं आगे कंक्रीट ब्लॉक को। रॉ मटेरियल क्या होते हैं हमारे कंक्रीट ब्लॉक बनाने के? द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक आर एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, एग्रीगेट में हर प्रकार के आ गए, कोर्स भी आ गए, फाइन भी आ गए। इसका मतलब ये है कि सैंड भी आ गया है उसमें, और हमारा गिट्टी भी आ गई है। द एग्रीगेट ऑफ वेरियस टाइप हैव बीन यूज्ड विथ वेरिंग डिग्री। वेरिंग डिग्री का मतलब क्या होता है कि वही उनका साइज छोटा बड़ा किस प्रकार का है उस हिसाब से हम उनको एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। जैसे हम इसमें सैंड सीमेंट एग्रीगेट लेते हैं तो सैंड और सीमेंट सैंड और एग्रीगेट दोनों को ही हम काय में काउंट कर रहे हैं, हमारे एग्रीगेट में। अलग अलग ग्रेड बोल रहे हैं, मतलब कुछ छोटा होगा कुछ बड़ा होगा, है ना, ऑफ सक्सेस। एंड दे इंक्लूड क्रश्ड स्टोन। मतलब क्रश्ड स्टोन कैसे इंक्लूड कर रहे हैं हम? पत्थरों को या चट्टानों को यूज़ कर रहे हैं, ग्रेवल गिट्टियों को यूज़ कर रहे हैं, वॉल्केनिक सिंडर मतलब जो वॉल्केनो से फट करके जो बारीक बारीक रेती के अंश निकलते वो हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म्ड स्लैग मतलब जो हमारे वॉल्केनो में से भी एक स्लैग टाइप का एक मटेरियल निकल रहा है वो, और फर्नेस क्लिंकर मतलब जो हमारे भट्टों में से भट्टों के जलने के कारण से जो हमारे क्लिंकर मतलब थोड़े बड़े जो पार्ट निकल रहे हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतने सारी चीज़ों को हम यूज़ करके हमारा कंक्रीट ब्लॉक का निर्माण कर सकते हैं। द एग्रीगेट आर सिलेक्टेड बाय कंसिडरिंग द वेट। एग्रीगेट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? उनके वेट, उनके टेक्सचर और उनके कंपोजिशन के आधार पर हम उनको डिज़ाइन करते हैं। द स्ट्रेंथ, टेक्सचर एंड इकोनॉमी ऑफ कंक्रीट ब्लॉक डिपेंड अपॉन द केयरफुली ग्रेड ऑफ एग्रीगेट। जो स्ट्रेंथ मिल रही है, जो हमको ताकत मिल रही है, जो टेक्सचर मतलब जो फील या जो उसका भारी आवरण मिल रहा है किसका? हमारे कंक्रीट ब्लॉक का। और जो किफ़ायतीपन या कितना सस्ता पड़ रहा है या कितना महंगा पड़ रहा है, ये तीनों चीज़ काय पे डिपेंड करेगी? हमारे कंक्रीट ब्लॉक की ग्रेडिंग पे। किसकी ग्रेडिंग पे? हमारे गिट्टियों की ग्रेडिंग पे। मतलब आप छोटा गिट्टी यूज़ कर रहे हो, बड़ा गिट्टी, कितने ग्रेड का आप गिट्टी यूज़ कर रहे हो, अच्छे प्रकार का गिट्टी यूज़ कर रहे हो तो अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, अच्छा टेक्सचर मिलेगा, मगर महंगा पड़ेगा। आप ग्रेड में थोड़ी सी कमी कर दे रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ थोड़ी सी नॉर्मल मिलेगी, टेक्सचर ओके रहेगा, मगर वो सस्ता पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सस्ता महंगा और टेक्सचर और स्ट्रेंथ हमारी किस पे डिपेंड करती है कि आपने एग्रीगेट किस ग्रेड का चुना है। ठीक है, इफ़ लोकली अवेलेबल एग्रीगेट इज़ सूटेबल, अगर हमारे पास लोकली मतलब हमारी नॉर्मल आसपास या थोड़ी ज़्यादा दूरी पे हमारा एग्रीगेट मतलब इजीली हमको मिल जा रहा है तो वो कैसा पड़ेगा? हमको इकोनॉमी पड़ेगा, किफ़ायती पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अगर दूर होगा तो क्या उसमें क्यों किफ़ायती नहीं पड़ेगा, क्यों महंगा पड़ेगा? दूर होगा तो आसपास में ही अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, तो सस्ता क्यों पड़ेगा? और दूर दूर है तो महंगा क्यों पड़ेगा? मैडम ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगेगा ना, इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, द सीमेंट इज यूज्ड इज ऑर्डिनरी पोर्टेबल सीमेंट। हम कौन सी सीमेंट को इसमें यूज़ कर रहे हैं? ओपीसी, हमारी जो बेसिक सीमेंट है सबसे पहली जो हर जगह पर पे यूज़ होती है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। द वाटर रिक्वायर्ड इज नॉर्मल पोर्टेबल वाटर। नॉर्मल पोर्टेबल वाटर मतलब हम उसमें अल्कली नहीं होनी चाहिए, हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मतलब वाटर कैसा होना चाहिए? हमारा जो बेसिक जो सीमेंट से रिएक्ट नहीं करे ऐसा वाटर होना चाहिए।
अब देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग। ये बनते कैसे, हमारे जो कंक्रीट ब्लॉक रहते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं या कैसे बनते हैं। द फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट्स आर अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ब्लॉक। ये हम ऐसे नहीं एक एक ब्लॉक नहीं बनाते इनको, इनके जो मोल्डिंग रहती है, मतलब जो सांचे रहते हैं, जो इनका केस रहता है इनको बनाने के लिए, वो पहले से ही फिक्स रहेगा और प्लांट भी फिक्स रहेंगे। जैसे हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट ऑलरेडी हमारी मिक्सचर्स में बन करके मिक्स होकर के संजय सबको बोलो फटाफट से ज्वाइन कर ले। हाँ मैम, ये वही एसएससी ब्लॉक है ना जो मैं बता रहा था इनके बारे में एक बार। ये पहले से बने हुए रहते हैं। हाँ, इनको सिर्फ लाया जाता है और सिर्फ फिक्स कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ये अच्छे और बेटर रिजल्ट देते हैं और इनकी लाइफ स्पान भी अच्छा चलता है ब्रिक की तुलना में। और दूसरी चीज़, हमको इस पे प्लास्टर थोड़ा कम करना पड़ता है, इनको पड़ेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है ये आजकल बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। मतलब सब जगह अगर ब्रिक की जगह से हमको जल्दी कंस्ट्रक्शन चाहिए और फटाफट से क्यूरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इनमें जल्दी, और इनकी सरफेस भी प्लेन रहती है तो इनको ज़्यादा हमको फिनिशिंग भी नहीं करनी पड़ती इनकी। मतलब जैसे हम ब्रिक के ऊपर प्लास्टर करते हैं, फिर पॉइंटिंग करते हैं, मतलब मोटा माल करो फिर पतला माल करो फिर उसको लेवल करो, तो इन सब की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। अभी इसके बहुत सारे एडवांटेज है वो पढ़ेंगे, बस इसमें क्या थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, मगर देखा जाए अगर हमको हमारा पर्पस ये पूरा कर रहे हैं तो वो कॉस्ट हमको मतलब हो जाती है, पूरी पड़ जाती है। मैं उस टाइम पे मैं इन्हीं एसएससी ब्लॉक की बात कर रहा था आपसे। हाँ, मगर हम इनको हर जगह कैसे यूज़ करेगा, हर केडार का व्यक्ति थोड़ी ना यूज़ कर पाएगा इनको। जैसे ये अगर गवर्नमेंट हमारे स्ट्रक्चर है तो उसमें यूज़ कर लो भले, क्यों यूज़ कर लो, क्योंकि उसका पैसा तो गवर्नमेंट ही देती है। हम बनाते किफ़ायती स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब में अगर ये 10-15 रुपए का ब्लॉक पड़ता है अपना, तो ईंट तो हमारी सस्ती पड़ रही ना, 5-7 रुपए की पड़ रही है ईंट तो एक ईंट का मतलब ऑलमोस्ट डेढ़ा, समझ लो डेढ़ा भाव लगता है इसमें। तो अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर जितनी भी आती है वो डेढ़ ही हो जाती है पूरी, मतलब बिल्डिंग की। कक्षा में नहीं आ गए, सिर्फ पवन मेरा गया है, ठीक है पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इसमें यूज़ किया जाता है और नॉर्मली पोर्टेबल वाटर का इसमें यूज़ करा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसी होती है, हमारे जो ऑटोमेटिक प्लांट्स आते हैं जिसमें क्या होता है, बैचिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, फिर पानी डालने के बाद इसकी प्लेसिंग हो जाती है। मतलब एक एक ब्लॉक के अंदर में हम कैसे इसको पोर करते हैं, ठीक है। इसको पोर करने के बाद इसको कॉम्पेक्शन होता है, वही सारी प्रोसेस जो कॉन्क्रीटिंग में हम लेते हैं वही सारी प्रोसेस हमारी ब्लॉक बनाने में भी होती है, ठीक है। मगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई मिलती है हमको, अच्छी स्ट्रेंथ के ये ब्लॉक्स मिलते हैं, ठीक है। कंक्रीट के हिसाब की हमको इसकी स्ट्रेंथ मिलती है। दिस ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूस सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। ये जो ऑटोमेटिक मशीन रहती है ये अच्छे और सुपीरियर क्वालिटी के हमारे कंक्रीट ब्लॉक को बनाती है।
बट दे इन्वॉल्व लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मगर इनको बनाने में हमको ये सेटअप पूरा लगाना पड़ता है, और मतलब मशीनें खरीदो जो अपने हिसाब से मटेरियल ले ले, मतलब जैसे कितना रेशो उनका फिक्स करना है, तो मशीनों में फिक्स रहता है कि कितना हमको मटेरियल का वो मतलब जैसे मिक्स कर रही है और बेचिंग कर रही है, मतलब कितने रेशो में, जैसे 2:4 जो भी है, हमारा 8 के रेशो में ले रही है, जो भी रेशो में रहती है, तो मशीन में ये रेशो फिक्स रहता है कि कितना कितना हमको क्या क्या लेना है। मगर इन सब मशीनों का जैसे हम अगर प्लांट लगा रहे हैं तो इसमें एक थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको लगता है, ठीक है। मशीनों को खरीदो, माल को मंगवाओ, और ये सारी चीज़ें हमको लगती है। द मैनुअली ऑपरेटेड मशीन आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर मैनुअल हमको मशीन चाहिए, मैनुअल से मतलब है आधी मशीन्स और आधी हम, मतलब आधा हम मैनुअली उसमें अपने हिसाब से भी मशीन ले सकते हैं। मतलब मैनुअली ऑपरेटेड मतलब आधी तो मशीन ऑटोमेटिक मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिक। जैसे आप डिफरेंस समझते हो आपकी वॉशिंग मशीन में, जैसे एक फुल्ली ऑटोमेटिक रहती है और एक मैनुअली ऑटोमेटिक रहती है। मतलब उसमें पहले कपड़े डालो, उसके बाद में पानी और सर्फ भी डालो, फिर कपड़ों को निकालो, पानी को चेंज करो, फिर खंगालने या झकोलने के लिए फिर से कपड़े डालो। अब यहीं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कैसी रहती है, एक बार आपने उसमें कपड़े डाल लिया, वो सर्फ भी ले लेगी, पानी भी ले लेगी, उसका गंदा पानी निकाल करके साफ या क्लीन पानी भी ले लेगी, और पूरे हमारे पास सूखे कपड़े दे देगी। और मैनुअली में क्या, धोने के बाद में हमको एक अलग कंपार्टमेंट में डाल करके क्या करना पड़ता है, कपड़ों को सुखोना पड़ता है। तो वहीं इसी प्रकार से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है कि ईंट भी ले लेगी, गिट्टी भी ले लेगी, सॉरी सैंड भी ले लेगी, गिट्टी भी ले लेगी, सीमेंट भी ले लेगी, पानी भी ले लेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स भी कर लेगी, प्लस इसको पोर भी कर देगी। और मैनुअली ऑपरेटेड मशीन में हमको हो सकता है अलग अलग टाइप से बेचिंग करनी पड़े, मसालों को मिलाना पड़े, फिर उसको मिक्स करना पड़े। मिक्सिंग के लिए मशीन अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। मैनुअली मतलब आधा काम हमको खुद से करना पड़ेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक मतलब पूरा काम मशीन कर लेगी। तो दो प्रकार से हमारी ऐसी मशीनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिसमें ये माल मिक्स होता है, ठीक है। द मैनुअली ऑपरेटेड मशीन आर ऑल्सो अवेलेबल, ये भी उपलब्ध होती है मार्केट में, एंड दे कैन बी इंस्टॉल एट द प्रोजेक्ट साइट। जहाँ पर हमको प्रोजेक्ट की साइट है, जहाँ पर हम इन कॉन्क्रीट ब्लॉक को बनाएंगे, वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं itself, which further reduce the transportation cost। हमको क्या करना है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी है मेन सिटी के अंदर में, हम इसको भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमको भेजने लाने का थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हम बच जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ एक्चुअल यूज़। मतलब जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब चलेगा 2-3 साल में, मतलब प्रोडक्शन भी हमको ज़्यादा लगेगा और इन ब्लॉक की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। तो हम लाना ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बचना चाहते हैं, तो जहाँ पर हम ये लगना है, मतलब जहाँ पर हमारी साइट है वहाँ पर भी हम इसका पूरा क्या प्रोडक्शन लगा सकते हैं। मतलब इस चीज़ से एक फ़ायदा होगा कि हमको लाने ले जाने के ब्लॉक का खर्चा बच जाएगा। तो इससे हम देखते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है अगर हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा है या हमारा कंक्रीट के ब्लॉक का प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड उनकी ज़्यादा है। अगर ज़रूरत ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, नियर बाय कंक्रीट के इन ब्लॉक को बनाने के लिए प्लांट लगा देंगे। नियर बाय मतलब आसपास हमारी साइड के, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग द कंक्रीट ब्लॉक। कौन कौन सी प्रोसेस से होकर के ये हमारे कंक्रीट ब्लॉक बनते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन एंड प्रपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। हम क्या करते हैं, हमारे जो इंग्रेडिएंट है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें डल रही है, उनका सिलेक्शन करते हैं और उनका प्रपोर्शन फिक्स करते हैं, मतलब ग्रेड फिक्स करते हैं कि हमारे कंक्रीट का ग्रेड क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे करते हैं, द मेन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इज डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉक। मतलब
हमको फिक्स करना है कि हमारे ब्लॉक की स्ट्रेंथ कितनी होगी या कितनी स्ट्रेंथ का हमको ब्लॉक चाहिए। कहाँ गया सक्षम? यही पे मैडम। हाँ, तो अलग अलग ग्रेड से मतलब ये अलग अलग ग्रेड के हमको ब्लॉक बने हुए मिलेंगे, है ना। तो अलग अलग ग्रेडिंग में हम इनको अपने प्रोपोर्शन को मिक्स करेंगे तो हमको अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट मिलेगा, मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ का हमको ब्लॉक मिल जाएगा। इससे आसानी क्या रहेगी, जिसको जितनी स्ट्रेंथ के ब्लॉक चाहिए होंगे उतने ही इसके प्राइस में डिफरेंस आता जाएगा, है ना। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इज डिजायर्ड स्ट्रेंथ। जितनी ताकत हमको ब्लॉक चाहिए, मतलब जितनी स्ट्रेंथ का हमको ब्लॉक चाहिए, उसके आधार पर हम इनके मटेरियल का चुनाव करते हैं। द ग्रेटर द proportion of coarse aggregate, the greater will be the strength of quantity of cement used. अच्छे प्रपोर्शन का हमको कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं, मगर अगर हम ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। मतलब अगर मोटी गिट्टी का चुनाव हम ज़्यादा करते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ का अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ मैम। मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में हम कोर्स एग्रीगेट को चूज़ कर रहे हैं तो उसी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी का हमको सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जिस हिसाब से क्या होता है, मोटे जो हमारे गिट्टी रहती है उनको जोड़े रखने के लिए, मतलब वो भारी है और भारी चीज़ को जोड़ने के लिए हमको ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है ना। छोटी चीज़ को जोड़ना है तो उसकी जितनी सरफेस एरिया है, मतलब जितना बड़ा उसका सरफेस एरिया है उतने पे सीमेंट लपटा जाती है और उतनी कम सीमेंट लगती है उनको जोड़ने के लिए। और अगर जो हमारा गिट्टी या फिर जो भी हमारा एग्रीगेट बड़े एरिया का है, मतलब बड़ा है, कोर्स है, तो उतना ही ज़्यादा हमको सीमेंट का यूज़ आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी सरफेस पे क्या स्प्रेड होता है, हमारा बाइंडिंग मटेरियल, मतलब सीमेंट स्प्रेड होता है, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि हमारे इंग्रेडिएंट, मतलब हमारे मटेरियल का सिलेक्शन करना और उनका प्रोपोर्शन फिक्स करना, मतलब कितनी कितनी मात्रा में हमको इनको डालना है। दूसरी प्रोसेस होती है हमारी मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब हमारे जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं उनको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना, ठीक है। द ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर शुड बी डन वेरी केयरफुली। बहुत संभल करके हमको इन सबको मिक्स करना पड़ता है। द मिक्सिंग शुड बी प्रेफरेबली बी टेक प्लेस इन द मशीन मिक्सर। मिक्सर के लिए मैंने आपको बताए थे अलग अलग प्रकार के मिक्सर होते हैं। हमारे हैंड से जो मिक्सर करते हैं वो मैनुअली मिक्स होते हैं, और जो मशीन से मिक्स होते हैं वो हमारे मशीन मिक्सर होते हैं, ठीक है। तो ये जितना अच्छा मिक्स होंगे हमारा मटेरियल उतना ही यूनिफॉर्म बनेगा, मतलब जो हमारा कंक्रीट है वो उतना ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी तरीके से मिलेगी। अगर हमारा कोई भी मटेरियल सही तरह से मिक्स ही नहीं है, एक जगह एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी जगह दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो प्रॉपर उनमें बाइंडिंग नहीं बन पाएगी ना, प्रॉपर जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए वो स्ट्रेंथ हमको भी नहीं मिल पाएगी। तो इस हिसाब से देखते हैं कि मिक्सिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे कंक्रीट बनाने में। ब्लेंडिंग मतलब उनको सूखा मिक्स करना, या फिर अच्छी तरीके से पहले सूखा ही हमको मटेरियल को मिक्स करना होता है। फिर सीमेंट एंड वाटर का रेशो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि कितना हम पानी मिला रहे हैं उसमें। जैसे कि हम जब कंक्रीट पढ़ रहे थे तब हमने देखा द मिक्सिंग शुड बी प्रेफरेबली टेक्स प्लेस इन द मैकेनिकल मिक्सर। मतलब मैकेनिकल मिक्सर जो हमारे मशीन से हमारे चले वो वाले मिक्सर्स हम यूज़ करते हैं। फॉर हैंड मिक्सिंग, अगर हाथ से हम मिक्स कर रहे हैं तो एक्सट्रीम केयर, मतलब और एक्स्ट्रा केयर हमको लेनी पड़ती है, ठीक है। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन टू सी दैट सीमेंट एंड एग्रीगेट आर फर्स्ट मिक्स्ड थ्रू आउट इन ड्राई स्टेट एंड देन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली। अगर हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं या हैंड मिक्सिंग को एडॉप्ट कर रहे हैं
तो हमको ये बात बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी कि हमको पहले सूखा ही हमारे मटेरियल को मिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे हमको क्या करना पड़ेगा, पानी को ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमको वाटर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, कंक्रीट को पोर करते हैं। ठीक है, हमारे सांचों में हम उसको पोर करेंगे। ठीक है, मिक्सिंग देन वाइब्रेशन। पोर करने के बाद हम प्लेसिंग करेंगे कि जिसमें हमको कंक्रीट प्लेस करना है, और फिर हम वाइब्रेशन उसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट द मिक्स्ड कंक्रीट मटेरियल इज फीड इनटू द मोल्ड बॉक्स। हमारे जो डब्बे होंगे, जो सांचे होंगे, जिससे हमारे क्या बनेंगे, कंक्रीट के ब्लॉक बनेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, कंक्रीट के मिक्स को पोर करेंगे। ठीक है, भरेंगे और टॉप लेवल तक। ठीक है, एंड इट इज एंश्योर्ड दैट द बॉक्स इज इवनली फिल्ड। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम अगर मटेरियल को भरते तो कितनी बार ऐसा होता है कि बारीक माल उसमें भर जाता है। मतलब प्रॉपरली उसमें एग्रीगेट भी होने चाहिए, उसमें फाइन कोर्स सब तरह के एग्रीगेट होने चाहिए, और वो पूरा एक जैसा ही भराना चाहिए हमारा बॉक्स। और फिर क्या करते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट इज डन। हम उन ब्लॉक को, उन बक्सों को जिसमें हमने कंक्रीट के ब्लॉक बनाने हैं, उसको क्या करते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, मतलब उसके सारे अंदर की जो एयर वॉइड है उनको ख़त्म करते हैं, टिल इट हैज़ यूनिफॉर्मली सेटल्ड इन दैट मोल्ड बॉक्स, जब तक कि वो पूरे हमारे मोल्ड बॉक्स में सेटल्ड नहीं हो जाता। ठीक है, समझ में आया? पहले क्या करेंगे, कंक्रीट का मिक्सचर जो रहेगा वो हमारे मोल्ड बॉक्स में भरेंगे टॉप लेवल तक, मतलब पूरा फिल कर देंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो एक जैसा फिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर क्या करेंगे, हम उसको वाइब्रेशन देंगे, मतलब उसको वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर हमारे कंक्रीट ब्लॉक्स वाइब्रेट होंगे, जिससे क्या होता है, हमारे कंक्रीट का पूरी तरह से कॉम्पेक्शन हो जाता है। ठीक है, कॉम्पेक्शन होगा तो ये चीज़ क्या बताती है, हमारा यूनिफॉर्मली सेटल्ड है हमारा कंक्रीट पूरे हमारे मोल्ड बॉक्स के अंदर। जब हमारे मोल्डिंग बॉक्स हार्ड हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उनको खोलेंगे, बॉक्स को खोला जाएगा और हमारे कंक्रीट के ब्लॉक को निकाला जाएगा। फिर उनको फर्दर क्या किया जाएगा संजय, क्या किया जाएगा, हमारी जो सीमेंट रहती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, सीमेंट रहती है वो क्या प्रोड्यूस करती है सक्षम? मैडम हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट को क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग। हाँ, क्यूरिंग करते हैं मैडम, क्यूरिंग। क्यूरिंग करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा होता है क्यूरिंग। द ब्लॉक इज वाटर्ड आफ्टर अबाउट 1 डे। ठीक है, एक दिन के बाद में हम ब्लॉक को क्या करते हैं, जो कास्ट हमारे ब्लॉक को, उसको कम से कम 7 डेज की क्यूरिंग पे छोड़ देते हैं, एंड प्रेफरेबली टिल 28 डेज। ठीक है, क्या बताया था मैंने, हमारा कंक्रीट 28 दिन तक अगर क्यूर्ड किया हुआ है तो वो अपनी अल्टीमेट या बहुत हद तक की पूरी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। तो बोल रहे हैं द ब्लॉक इज वाटर्ड अबाउट 1 डे ऑफ कास्टिंग। मतलब हमने क्या करा, एक दिन के बाद में उनको काहे में रखा, वाटर्ड, एक जो भी टब बनाएंगे या जो भी उसमें पूल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे ब्लॉक्स रखे जाएंगे। ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूड फॉर अ मिनिमम 7 डेज, कम से कम 7 दिन के लिए हम इसको रखेंगे, और प्रेफरेबली टिल 28 डेज। और हम मतलब क्या प्रेफर करते हैं कि ये 28 डेज तक हमारे कंक्रीट ब्लॉक वाटर में रखे रहे, मतलब क्यूरिंग के लिए। द लॉन्गर द क्यूरिंग पीरियड, जितना ज़्यादा लॉन्गर हमारा क्यूरिंग पीरियड होगा, मतलब जितना ज़्यादा हम तरी के 28 दिन तक से ज़्यादा तक तरी करेंगे, उतने बेटर हमको क्या मिलेंगे, कंक्रीट के ब्लॉक्स। आई बात समझ में? मतलब जो हमारे कंक्रीट के ब्लॉक है प्रॉपर अगर तरी होते हैं 7 से लेके 14 दिन तक, तो उतने अच्छे या उतने बेटर हम उनको मानेंगे। ठीक है, आया ये समझ में? इसमें कोई डाउट? नो मैडम। हाँ,
कोई डाउट है इसमें? नो मैडम। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या करा इसमें, सिलेक्शन एंड प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट। सेकंड क्या करा, इनको मिक्स करा। अगर हमारे मशीन मिक्स है तो हमको हाँ एक साथ में सबको मिक्स कर लेंगे। हैंड मिक्स है तो पहले ड्राई मिक्स करेंगे, फिर पानी डाल करके मिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे, मतलब हमारे मोल्ड या बक्सों के अंदर में हमने कंक्रीट को पोर करा और प्लेस करा। फिर क्या करा, उसको वाइब्रेशंस दिए। वाइब्रेशन देने का हमारा मकसद क्या होता है कि पूरी तरह से हमारा कंक्रीट के अंदर कोई भी हवा की गैपिंग नहीं रहे और वो कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब पूरे हमारे कंक्रीट ब्लॉक्स हैं जो वो पूरा मटेरियल से फील हो जाए। जब ये हो जाएंगे तो एक दिन के बाद में हम इनको क्यूरिंग पॉन्ड में डाल देंगे। हमारे जो भी पॉन्ड होते हैं क्यूरिंग करने के लिए उसमें इनको डाल देंगे। फिर 7 दिन से लेकर के 28 दिन तक इनको क्या करेंगे, क्यूरिंग करते रहेंगे। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ज़्यादा पीरियड की क्यूरिंग हमको अच्छी रहती है। ठीक है, आगे